सब्सक्राइब कीजिए .NET हिंदी में सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रौनक सांखला, मैं एक .NET डेवलपर हूँ। आज का वीडियो मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं। मीन्स कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे बेसिक टर्म्स होती है उनसे रिलेटेड है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि कॉलेज स्टूडेंट्स उनको जैसे कोई इंटरव्यू में जाते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉलेज टाइम में क्या होता है कि अपन को काफ़ी सारी टर्म्स होती है जिनका ठीक से पता नहीं होता, तो अपन इंटरव्यू में अटक सकते हैं वो बताते हो। तो आज के वीडियो को इसी पर्पज़ को फुलफ़िल किया जाएगा। तो आज के वीडियो में अपन मोस्ट कॉमन प्रोग्राम टर्म्स के बारे में जानेंगे और उनको प्रैक्टिकली समझेंगे, हर एक टर्म्स को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग टर्म्स जो आएगी अपनी प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग क्या है, तो इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। दिस इंस्ट्रक्शंस आर स्पेसिफिक एंड सीक्वेंशियल। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। इसको हिंदी में अपन समझते हैं कि ये एक प्रोसेस या तरीका हो गया जो कि अपने आइडिया होता है, अपने दिमाग में अपन मैथमेटिकल कुछ भी सोल्व आउट करते हैं क्वेश्चंस को, तो उसको एक एज ए इंस्ट्रक्शन, उसको एज ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर समझ सकता है, उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसफ़र करने को ही या कन्वर्ट करने को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो वो जो प्रोसेस या तरीका होता है कन्वर्ट करने का, उस तरीके को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो एक तरह से स्पेसिफिक होने चाहिए। मीन्स कि जिस एलिमेंट की अपन को जरूरत है, जिस फंक्शन की अपन को जरूरत है, वही काम आना चाहिए जो टास्क की अपन को जरूरत है। इसका अपन लाइव एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। और एक सीक्वेंशियल होना चाहिए। जैसे कि लाइव एग्जांपल अपन जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में अपन पहले दूध गर्म करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती या चीनी डालते हैं। अब ये हो गया तरीके से सीक्वेंशियल तरीका चाय बनाने का। अगर अपन चाय में जैसे सबसे पहले ही चाय पत्ती डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल के गर्म कर देते हैं, फिर बाद में चीनी, फिर बाद में, तो ये तरीका गलत हो गया। तो इस तरीके से चाय नहीं बनेगी। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब अपन प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंप्यूटर को एक सही तरीके से एक तरीका होता है कंप्यूटर को समझाने का, इंस्ट्रक्शन देने का, उसका एक सिंटेक्स होता है। जैसे कि अभी चाय बनाने का तरीका समझा, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है। तो अपन इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया है सिंपल। इसमें क्या है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया गया है कि मैथ में पाई का मान जैसे 3.14 होता है पाई का मान, तो अब ये क्या है, डबल या डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल में है ये वैल्यू। तो अगर अपन को इसमें इंट में कन्वर्ट करना है या इसकी डेसिमल वैल्यू अपन को पता करनी है, तो अपन को इसमें टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। इसमें यह जो फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं इंट कोष्टक के अंदर, फिर बाद में पाई, तो ये जो पाई की वैल्यू है इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर बाद में इंट को जो वैल्यू निकल के आई, जो पहले 3.14 थी, फिर बाद में जो इसको कन्वर्ट करने के बाद की जो वैल्यू है इंट पाई, तो ये बाद में इसमें कन्वर्ट होने के बाद में इंट में चली जाएगी। तो एक तरीका हो गया। जैसे अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे आप जैसे देख पा रहे हो कि पाई की वैल्यू 3.14 है, लेकिन जैसे अपन ने इंट पाई किया, मीन्स को इसको इंटीजर में अपन ने कन्वर्ट किया, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, 1.14 हट गई। तो ये एक तरीका हो गया इसको प्रोग्राम को बनाने का। अगर अपन इसको गलत तरीके से करते हैं, इसको मान लो यहाँ पे पाई में आई हटा देते हैं, तो ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा, इसमें एरर आ जाएगी। तो ये तरीका ये सेम वैसा तरीका है जिससे अपना जो आइडिया होता है अपनी मैथ में जो प्रॉब्लम सोल्व आउट करते हैं, किसी भी लाइव प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। ठीक है, समझ पा रही है, एरर आ गई, इसको वापस उसी तरीके सही तरीके से करेंगे तो ये चल जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग होती है। समझ में आई? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट अपन चलते हैं बग। अब बग क्या होती है? बग व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन इन योर प्रोग्राम। जब भी अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें एक एरर आ जाती है, या अपन को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब अपन को मालूम नहीं होता, अपन कुछ गलती कर देते हैं। जब भी अपन प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ गलती करते हैं, या मान लो लाइव एग्जांपल जैसे अभी अपन ने चाय बनाने के लिया था, तो चाय बनाने में जैसे अपन गलती कर देते तो चाय ठीक से नहीं बनती। जैसे कि कभी चीनी डालना भूल गए,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर अपन प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उस मिस्टेक को एज ए बग बोलते हैं, ठीक है। तो बग में प्रोग्राम क्या सही आउटपुट नहीं देता, फिर बग आने के बाद पहले बग को फिक्स किया जाता है, उसके बाद में फिर प्रोग्राम राइट या प्रोग्राम रन किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। क्रेश होने का क्या मीन्स है, जैसे कि आपने सुना होगा प्लेन क्रेश हो गया, एक एग्जांपल है, तरीका बता रहा हूँ। तो कि चीज़ सही से नहीं करती, सही से वर्क नहीं करती, तो वो क्या होता है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, या फ्रीज जाम हो जाती है एक जगह पे, कुछ भी नहीं करती। तो जब अपना प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है तो वो क्या, प्रोग्राम क्रेश हो गया। जैसे कि इसका लाइव एग्जांपल अपन बताते हैं कि जब किसी भी संख्या को अपन 0 से डिवाइड करते हैं तो संख्या इन्फिनिटी में चली जाती है, वो डिवाइड होती जाती है, होती जाती है। तो अपना प्रोग्राम वो एक एग्जांपल है। ऐसे काफ़ी सारे तरीके एग्जांपल ले सकते हो आप, जिससे कि प्रोग्राम अपना क्रेश हो सकता है, या पहले ही स्टॉप हो सकता है पूरा रन होने से पहले ही, या फिर जब मेमोरी फुल हो जाती है तो फ्रीज हो जाता है, हैंग होना, जिसको अपनी देसी भाषा में हैंग होना बोलते हैं। तो वो क्रेश की कैटेगरी में आता है। तो ये क्रेश होता है। इसमें कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं चौथी टर्म्स पे, बेसिक, सबसे बेसिक टर्म्स, सिंटैक्स। अभी जैसे मैंने बताया कि एक तरीका होता है काम करने का, तो उसमें प्रोग्रामिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको अपन सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स में जैसे अपन लाइव एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले इसमें जैसे सी शार्प का प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले नेम स्पेस डिफाइन किया जाता है, फिर क्लास डिफाइन की जाती है, फिर उसके बाद मेन मेथड डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद फंक्शंस एंड मेथड और वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन होते हैं, डेटा मेंबर और डेटा मेथड। तो ये इसके मेन मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं। अगर अपन इसको सिंटेक्स बिगाड़ देते हैं, मान लो सबसे पहले ही अपन पाई की वैल्यू को ऊपर लगा देते हैं नेम स्पेस के ऊपर, तो वो गलत हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगी अगर अपन ऐसे करते हैं। तो ये देखो एरर आ गई। तो ये क्या, सिंटेक्स हो गया एक तरह से, मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर काम करने का। जैसे कि अपन ये लाइव एग्जांपल हिंदी से ले सकते हैं, जैसे हिंदी की छोटी मात्रा को आगे लगाया जाता है, हिंदी की बड़ी मात्रा को पीछे लगाया जाता है, किसी भी वर्ड के अक्षर के आगे पीछे। तो ये तरीका होता है, ये रूल्स होते हैं जिसमें अपन नियम या कानून कायदे आप बोल सकते हो इसके, किसी भी लैंग्वेज के। तो ये प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स बोलते हैं इसको। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करके नीचे बताना। लास्ट इसके बाद में जो आती है पांचवी टर्म्स है, वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो अपन लिख रहे हैं, ये टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, ये टेक्स्ट क्या है, सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट इन रिटन इन प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट इन द सेंस कि अपन ये जो कोड लिख रहे हैं ये अपन नोटपैड में भी लिख सकते हैं, फिर इसको कंपाइल कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू या आईडी में इंपोर्ट करके। तो ये प्लेन क्या हो गया, सिंपल टेक्स्ट फाइल हो गई अपनी। तो जिसका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन यूज करते हैं उसकी एक्सटेंशन अपन उसके पीछे लगा देंगे, तो वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नोट कर लेगा। जैसे C# के लिए CS एंड HTML के लिए .html वगैरह वगैरह। नेक्स्ट अपन चलते हैं छठी जो टर्म्स है IDE। IDE बोले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE क्या होती है कि जिसमें बहुत सारे फंक्शंस अपन को IDE के अंदर होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं बहुत सारे फंक्शंस डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो IDE हो गई। जैसे कि बिल्ड करने के लिए अपन यहीं से बिल्ड कर सकते हैं, यहीं से इसको डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। टूल होते हैं उसमें काफ़ी सारे, जैसे अपन एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना रहे तो उसके टूल हो गए, iOS की बना रहे उसके हो गए, डेटाबेस पे काम कर रहे तो उसके टूल हो गए। तो जितने भी टूल्स फंक्शनलिटीज बिल्ड के फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं जो सॉफ्टवेयर, उसको IDE बोलते हैं। तो इसको इनहेंस टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि इसमें अपन टेक्स्ट एडिट करते हैं, कोड एडिट करते हैं अपना, तो उसको इनहेंस कर देता है बाय ऑफरिंग फीचर्स स्पीड ऑफ योर कोड इज डेवलपमेंट। अपन IDE का यूज इसलिए करते हैं ताकि अपन जब कोड करें तो वो कोड अपना फास्ट डेवलप हो सके। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल समझो। जैसे मैं CW लिख रहा हूँ, CW, तो CW लिखते ही
ये ऑटोमेटिक कंसोल डॉट राइट लाइन बन गया। तो ये क्या हो गया, ये फीचर हो गया IDE का कि भाई CW लिखो ऑटोमेटिकली कंसोल डॉट राइट लाइन हो जाएगा। अगर अपन इसी प्रोग्राम को नोटपैड में करते हैं तो CW लिख के टेब मारने पे कुछ नहीं होगा। तो ये फ़ायदा हो गया IDE में कोड करने का, समझ रहे हो। इसमें कुछ डाउट हो IDE के अंदर तो कमेंट करके बता देना आप। और ऐसे ही आपको ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कमेंट या शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को जिसको ज़रूरत है। 7वीं टर्म्स पे अपन चलते हैं। 7वीं टर्म है वर्जन कंट्रोल। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये एंड्रॉयड का पुराना वर्जन है या नया वर्जन है, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का ये ओल्ड आउटडेटेड वर्जन है। तो वर्जन कंट्रोल क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर कंपनी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, डेवलप करती है, तो वो क्या करती है कि एक बार बनाने के बाद वो उसको बंद नहीं कर देती। मतलब जो कस्टमर होते हैं उसके या जो यूज करने वाले यूजर्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के, तो वो क्या फीडबैक देते रहते हैं। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो कंपनी है या फिर वो अपने मन से कुछ भी नए नए फीचर्स उसको डालने हो तो वो वर्जन नंबर के बेसिस पे वो फीचर्स डालते हैं कि पहले पुराने वाले जो हमने काम किया था उसमें ये फीचर्स थे, हमने नया वर्जन लॉन्च किया तो उसमें ये नए फीचर्स है। इसको इस डेफिनेशन से समझते हैं। ए नंबर वैल्यू असाइन टू ए सॉफ्टवेयर रिलीजेज। सॉफ्टवेयर जब भी कोई रिलीज होता है तो उसकी न्यूमरिक वैल्यू असाइन की जाती है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप जैसे देखोगे पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3, अभी पाइथन 3.9 चल रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्जन हो गया कि पहली प्रोग्रामिंग में ये वर्जन ये फीचर्स थे, दूसरी में ये, तीसरी में ये एक्स्ट्रा। और अभी आपको जैसे नोटिस करोगे C# का 9वां वर्जन आ चुका है। C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 9वां वर्जन आ चुका है, C#9। By increasing the version number, developers are communicating they have changed something that could impact how you use the software or language। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर जो क्या करते हैं कि कोई भी फीचर्स या फंक्शंस उन्होंने चेंज किए तो वो उस वर्जन के थ्रू बताते हैं कि हमने नए वाले वर्जन में ये फंक्शंस चेंज किए हैं या फीचर्स हमने बदले हैं, कुछ फीचर्स हटाए हैं, कुछ फीचर नए जोड़े हैं। जो भी इम्पेक्ट अब यूज करने वाले को पड़ेगा वो इम्पेक्ट अपन यूजर्स को बताते हैं वर्जन नंबर के थ्रू। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। 8वें पे चलते हैं, स्टेटमेंट्स। अब ये प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट्स क्या होती है। स्टेटमेंट जैसे कि आपने इसको लाइव एग्जांपल समझो, किसी बड़े आदमी ने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो कोर्ट वगैरह में न्यूज़ में आती है ना कि PV सिंधु ने ये स्टेटमेंट दिया वगैरह वगैरह, नरेंद्र मोदी ने दिया, राहुल गांधी ने दिया, जो भी स्टेटमेंट्स जो दिए हैं तो क्या एक तरह से उनका वाक्य हो गए या फिर उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, उन्होंने कोई भी बात कही तो वो एक स्टेटमेंट हो गया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम दे आर इंडिविजुअल एक्शंस। स्टेटमेंट जो हो गया जो एक टास्क को कंप्लीट, छोटे से टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एक स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट से मिलके ब्लॉक बनते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे एक स्टेटमेंट हो गया डबल का, ये इंटो क्या हो गया, ये CW कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या स्टेटमेंट्स हो गए और ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। इसको आप सीधी भाषा में स्टेप्स से भी समझ सकते हो, पर इंस्ट्रक्शंस या स्टेप्स। इसको कंप्लीट करते हैं अपन। दे आर द इंडिविजुअल एक्शंस दैट यू वांट योर प्रोग्राम टू टेक। इंडिविजुअल एक्शंस मीन्स की स्टेप्स जो ईच स्टेटमेंट कैन मेड अप ऑफ कीवर्ड, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स। इसको समझते हैं। जैसे ये ऑपरेटर इंट है तो टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है, ये कोष्ठक के अंदर लग रहा है। इसमें इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हो गया तो ये कंप्लीट इसको एक्सप्रेशन बोल देंगे अपन। इंट क्या हो गया, कीवर्ड हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये फंक्शन से कंसोल डॉट राइट लाइन ये फंक्शन हो गया। तो इस तरह से मिलके स्टेटमेंट बनता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नाइन्थ टर्म है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि आपको मैथ में पता होगा कि मैथ में जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये ऑपरेटर होते हैं।
इसके अपन ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि जोड़ भाग गुणा भाग करने के काम आते हैं। तो इसको टेक्निकली समझते हैं। सिंबल्स दैट टेल ऑल द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन विथ सम इनपुट। कुछ इनपुट लेके उसके ऊपर एक्शन करना, वो उसमें आ गया, ऑपरेटर्स में आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता देता हूँ। मैंने दो ऑपरेटर लिए हैं यहाँ पे, इंट ए इक्वल्स टू 30, इंट बी इक्वल्स टू 40। अब इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देता हूँ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक, जो कि स्टूडेंट्स के बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। ए प्लस बी। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, CW C, ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखो सामने C की वैल्यू आ चुकी है 70। तो 30 प्लस 30 और 40 70, तो इसकी वैल्यू सिंपल 70 आ चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये ऑपरेटर क्या हो गया कि मैथ, कंप्यूटर साइंस में भी है, कंप्यूटर में भी ये ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये ऑपरेटर होते हैं जो कि ऑपरेशंस करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, या इसमें काफ़ी टाइप के ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक के अलावा लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, एंड और ऑपरेटर भी होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कॉन्केटिनेट ऑपरेटर भी होता है जो कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम आता है। तो ये ऑपरेटर हो गए इसमें। नेक्स्ट अपन चलते हैं 10वीं टर्म्स। 10वीं टर्म है सिंटेक्स एरर। अब जो तीन जो टर्म्स आने वाली वो एरर के हिसाब से हैं। सिंटेक्स एरर क्या होती है? एरर इंडिकेटिंग यू समहाउ ब्रोक द रूल्स ऑफ रेगुलेशन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अब उसमें एरर आ गई सीधी भाषा में, तो सिंटेक्स एरर हो गई। एरर इंडिकेटिंग दैट यू ब्रोक द रूल। आपने कहीं ना कहीं रूल्स, मतलब कानून कायदे तोड़े हैं उसको प्रोग्रामिंग करने के, तो अपन ने गलत तरीके से प्रोग्राम किया है, उसका सिंटेक्स सही नहीं लिखा प्रोग्राम करते वक्त, तो वो सिंटेक्स एरर में आएगा। सिंटेक्स एरर जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो IDE जो होती है उसको कंपाइल करने से पहले ही बता देते हैं। अभी जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने ए किया, यहाँ पे सिंटेक्स मैंने ए का वेरिएबल नहीं देता हूँ, ये हटा दिया। अब आप देख रहे हो इंट इक्वल टू डायरेक्ट 30 कर दिया। इंट 30 क्या हो गया? कुछ वेरिएबल का नेम तो देना चाहिए ना, ये रूल गलत हो गया। यहाँ पे एरर आप देख सकते हो, आइडेंटिफाइड एरर, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड एरर है ये, जो कि ए नोट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो 30 की वैल्यू दी है वो है ही नहीं। ऐसे यहाँ पे जो ए दी है ना वो उसकी वैल्यू नहीं है, तो ये एरर हो गई, सिंटेक्स एरर हो गई। इसको वापस सही कर देते हैं। समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट है अपनी 11 नंबर सॉरी, रन टाइम एरर। जब अपन प्रोग्राम रन करते हैं उस समय कोई एरर आती है, उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। कि मीन सिंटेक्स सही है लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिकल आपने एरर कर दी, तो वो रन टाइम एरर होगी। ऐसे प्रोग्राम ठीक से रन नहीं, मतलब सही से वर्किंग नहीं किया, सही से नहीं बनाया अपन ने प्रोग्राम, तो वो रन टाइम एरर होगी। एरर इंडिकेटिंग द कंप्यूटर वाज अनेबल टू एग्जीक्यूट द पोर्शन ऑफ कोड। अपन ने ऐसा कोड किया है जो कि कंप्यूटर समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो रन टाइम एरर हो गई। जैसे कि अपन ने उसमें जरूरत है इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट की, अपन ने डाल दिया हिंदी वाला फ़ॉन्ट जहाँ पे। अब अपन को जहाँ पे डालना चाहिए, मीन्स कि मल्टीप्लाई का साइन डालना चाहिए, अपन ने वहाँ पे डिवाइड का साइन डाल दिया। तो वो डिवाइड का साइन डालने, जैसे कि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी चलता रहता है, वो समझ नहीं पा रहा होता। तो ये क्या होगी, रन टाइम पे फिर वो एरर आ जाएगी वहाँ पे कि ये गलत है, जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं 12वीं टर्म पे, सिमेंटिक एरर। एरर इंडिकेटिंग द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। सिमेंटिक एरर वो होती है जो कि अपन प्रोग्राम सही से, मतलब कंपाइल भी हो गया, सही से वर्किंग कर रहा है, बट जो अपन आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आ रहा,
तो उसको अपन सिमेंटिक एरर की कैटेगरी में मानेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। 13वीं टर्म से चलते हैं। वेरिएबल, सिंपल भाषा में वेरिएबल क्या होता है कि एक कंटेनर हो गया, एक कंटेनर फॉर ए वैल्यू। आप लाइव एग्जांपल समझो इसको। सिंपल, जैसे ए है, ए की एक वैल्यू वेरिएबल है इंट ए वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। अब इसके अंदर आप चाहे 30 की वैल्यू भरो, 40 की भरो, 50 की भरो, जो मर्जी है वो भर दो ऐसे। तो ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल क्या कंटेनर हो गया फॉर ए वैल्यू। तो वेरिएबल के अंदर अपन कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। 14वीं टर्म्स, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स दैट मीन समथिंग स्पेशल टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको सीधी भाषा में समझते हैं कीवर्ड में। जैसे कि आइडेंटिटी, पब्लिक, प्राइवेट, ये क्या कीवर्ड हो गया। फॉर कीवर्ड हो गया, इंट कीवर्ड हो गया। तो ये रिजर्व वर्ड होते हैं, इसको अपन सिंपली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रिंग में अपन कुछ भी डबल कोटेशन मार्क करके लिखते हैं तो इसको बाहर वैसे अपन नहीं लिख सकते, इनका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो वो कीवर्ड्स हो गए। लाइव एग्जांपल समझो, जैसे स्टैटिक कीवर्ड हो गया, वॉइड कीवर्ड हो गया। इनके सबके अलग अलग मतलब हैं। स्टैटिक का मतलब कि फिक्स है, वॉइड का मतलब इसमें ये फंक्शन के अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, ये वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये वॉइड इसलिए लगाए। स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, डबल कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, नेम स्पेस कीवर्ड है। तो ये क्या कीवर्ड है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता देना आप। नेक्स्ट चलते हैं अपन 15वीं पे, फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू आप सिंपल समझ सकते हैं, ए नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। ऐसी वैल्यू जिसमें कि डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है, देसी भाषा में बोलते तो दशमलव लगा हुआ है। शॉर्ट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट को फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोट मतलब जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लोट, जो पाई का मान है ये फ्लोटिंग वैल्यू में ही एक तरह से। इसको अपन फ्लोट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल को FLOAT, फ्लोट, डायरेक्ट नहीं होगा। इसकी वैल्यू डबल में, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा जाएगी, 3.14 की। अभी आपको डबल बताता हूँ मैं, डबल क्या फ्लोट बताता हूँ। फ्लोट की वैल्यू, फ्लोट सिंपल लिख दिया अपन ने, फ्लोट ABCD F, फ्लोट F और 1.2 F। ओके, तो फ्लोट की वैल्यू को अपन F से डिनोट करते हैं। लास्ट में अगर F लगाएंगे तो वो पता कर लेगा कि ये जो वैल्यू है फ्लोट की है। इसको अपन सिंपली आउटपुट करवा देते हैं, CWF। देखो 1.2 आ गया आउटपुट। तो ये क्या फ्लोटिंग वैल्यू है 1.2। इसको अपन फ्लोट कीवर्ड से यूज करते हैं। एक बार इसको चेक करता हूँ मैं, फ्लोट F, ये सही हो गया। तो जिस भी फ्लोट वैल्यू यूज करने के लिए C# लैंग्वेज के अपन को जो सफिक्स जो होता है बाद में लगने वाला, सफिक्स के अंदर, सफिक्स मीन्स जो वैल्यू के पीछे लगता है, वहाँ पे अपन को F कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू डिनोट करेगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसको सही कर देते हैं कोड को, फ्लोट। नेक्स्ट चलते हैं अपन 16वीं टर्म्स पे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को देसी भाषा में आप समझ सकते हैं कि पैराग्राफ हो गया, कोई वाक्य हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है उसका कलेक्शन होता है। इसको टेक्निकली समझते हैं इसमें, हाउ वी डील विथ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट कुछ भी हो गया इन प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी, कैरेक्टर हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, एक जैसे कि ABCD, नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, सिंबल हो सकता है हैश, @
ऐसे सिंबल्स होते हैं। एवन स्पेसेस, जो वाइट स्पेस आता है वो भी इसी की कैटेगरी में आएगा, जो टैब आता है वो भी इसी में आएगा। जो ये क्या कलेक्शन, इनका कलेक्शन जो हो गया वो स्ट्रिंग हो गया। दे आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाई बाई बिगिनिंग एंड एंडिंग कोटेशन मार्क। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कोटेशन मार्क से। कोटेशन मार्क अपन को, इसको लाइव समझाता हूँ मैं आपको। ये जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन अपन ने लिखा है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के बताता हूँ। CW कोटेशन मार्क, ये दो डबल कोटेशन मार्क मैंने लगा दिया, इसके नीचे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ C कंसोल डॉट राइट। इसको एग्जीक्यूट करा के बताता हूँ मैं आपको। ये देखो आप सामने देख रहे हो वैल्यू ऑफ C की वैल्यू क्या 98 है, A और B को जोड़ने पे 58 एंड 40, तो वैल्यू ऑफ C 98 आ गया यहाँ सामने। तो ये क्या कोटेशन मार्क के अंदर मैंने दिया है, तो ये स्ट्रिंग में डिनोट होगा, तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं अपन। स्ट्रिंग के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे राइट और राइट लाइन भी मैं आपको बताना चाहूँगी। दो फंक्शन है इनबिल्ट कंसोल क्लास के अंदर, ठीक है। तो राइट लाइन के अंदर क्या नेक्स्ट लाइन प्रिंट आउट कर देता है, खाली लाइन, और जब राइट करते हैं तो एक नई लाइन या खाली लाइन प्रिंट नहीं करता। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट चलते हैं 17वीं पे, कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज़ होती है जिससे कि प्रोग्राम को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको एज ए मॉडिफाई नहीं कर सकता किसी प्रोग्राम को कमेंट कर लिखने से। जैसे कि आपने फेसबुक पोस्ट डाली, तो फेसबुक पोस्ट पे आपको कोई भी कमेंट करता है, तो कमेंट करने से आपकी फेसबुक पोस्ट नहीं बदल जाएगी। वो तो उसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग में समझो, प्रोग्रामिंग में किसी ने भी कमेंट किया प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसको एज ए प्रोग्राम के अंदर उसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश दैट स्टार्ट विद द सिंबल सो दैट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोज टू इग्नोर इट व्हेन रन। तो जब भी प्रोग्राम रन करेगा तो उसको इग्नोर कर देगा, ऐसे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चल अपन इसको समझते हैं, लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पाई जो f मैंने लिया है, इसको f को फ्लोट f इक्वल्स टू 1.25, जो फ्लोट की वैल्यू मैंने दी है इसको कमेंट कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो के अंदर कंट्रोल K और C से कमेंट करते हैं, और C से मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अभी आप देखना इसको इग्नोर कर देगा जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, तो इसकी मैं f की वैल्यू नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ये देखो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ C आ गया, f की वैल्यू नहीं दिखाया, इसको इग्नोर कर दिया, तो इसको एज ए कमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंबल है डबल स्लेश वाला, इस स्लेश की वजह से ये जो सिंबल है इससे स्टार्ट हुआ है कमेंट। तो ये तरीका होता है कमेंट करने का। इसको वापस अनकमेंट करना हो, कंट्रोल KU से अनकमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। कमेंट, इसमें कुछ डाउट हो, ये हर एक लैंग्वेज में इसका अलग अलग तरीका होता है। हो सकता है कोई दो लैंग्वेज में सेम तरीका होता है, लेकिन मोस्टली 2 या 3 इसके तरीके हैं जो कमेंट करने के हैं। एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे देखना, डबल फॉरवर्ड स्लेश एंड बीच में स्टार दे दो, डबल स्टार, इसके बीच में आप जो भी चीज़ लिखोगे वो कमेंट में जाएगी। इसको प्रोग्राम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HTML में एक तरीका होता है, इसमें फॉरवर्ड स्लेश करके ये लगाना पड़ता है, ये कमेंट का तरीका हो गया डॉक्यूमेंटेशन में, यह HTML में होता है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे कमेंट दिया जाता है, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको हर एक टर्म्स, आप कंटिन्यू कर। नेक्स्ट चलते हैं 18वीं पे। 18वां है कंडीशन और बुलियन एक्सप्रेशंस। अब बुलियन को सीधी भाषा में बुलियन नंबर क्या होता है या बुल नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है बुलियन संख्या। तो कंडीशन भी ऐसी होती है, तो हाँ होता है या ना होता है। जिससे अपन ने किसी को कोई भी प्रपोज किया, प्रपोजल दिया, तो दो ही चीज़ होती है, तो हाँ या ना। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी दो ही चीज़ होती है, हाँ या ना।
तो ट्रू और फॉल्स से डिनोट किया जाता है, हाँ या ना। तो एनी एक्सप्रेशन दैट ब्रेक्स डाउन टू आइदर ट्रू और फॉल्स फंक्शन, ए ब्लॉक ऑफ कोड पैकेज टुगेदर विथ ए नेम। कोई भी फंक्शन हो गया कि एग्जांपल दे समझा देता हूँ आपको। कोई भी फंक्शन हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू है इंट की वैल्यू अगर ए से बड़ी है तो ये प्रिंट होगा, इफ एल्स इसके अंदर ट्रू, इसमें कोई भी कंडीशन देंगे। इफ ए की वैल्यू 58 या 58 है या इक्वल में लगा देते हैं 58, तब क्या प्रिंट होना चाहिए, रौनक प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। अगर ऐड जो 58 है एक की वैल्यू नहीं होगी ना तो ये प्रिंट नहीं होता। अभी रन करा देते हैं इसको। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी ना तो वो वैल्यू आएगी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3.14 के नीचे रौनक लिखा हुआ है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस जो अपन ने दिया है, ट्रू और फॉल्स वाला फंक्शन अपन ने बनाया है। ये कोष्टक जो छोटा कोष्टक में जो भी यूज किया जाता है किसी भी वर्ड के कीवर्ड के आगे या नेम के आगे, वो फंक्शन होता है। तो इफ फंक्शन या इफ बुलियन एक्सप्रेशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन हो गया, इसको कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा दी। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ 58 से बड़ा होना चाहिए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो ये ट्रू और फॉल्स दो ही चीज़ होती है। अब देखो प्रिंट नहीं हो रहा ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ऐसे एल्स वाले पार्ट में चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं इसको। ये दूसरा पार्ट आ गया, इफ और एल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 19। बस अब होने वाली 2-3 टर्म्स और बची है, तो बने रहिएगा अपने चैनल में। ओके, फंक्शंस आ गया है। फंक्शन अभी आपको मैंने समझाया था। ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। ए ब्लॉक ऑफ कोड पैकेज टुगेदर विथ ए नेम। कोई भी नेम हो गया तो उस नेम के आगे अपन, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, कुछ भी नाम दे देता हूँ। रौनक नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। फंक्शन बना के ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी। एक तरीका हो गया फंक्शंस बनाने का। फंक्शंस को मैंने पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक। इसमें रिटर्न करा देता हूँ पब्लिक वॉइड। ये इसमें ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा ना, तो इसको वॉइड की कैटेगरी में ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे रौनक नाम से एक फंक्शन बन चुका है। इसमें इसको पहले बना के बाद में रन करा सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा खींच जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो यह पर्टिकुलर आप देख सकते हैं फंक्शन है वॉइड, टिपिकली डिक्लेयर्ड नेवर यूज्ड। वॉइड फंक्शन मतलब खाली फंक्शन है, इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये लोकल। नेक्स्ट 20 पैरामीटर्स। जो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू पास की जाती है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो वैल्यू पास करने के लिए जो कीवर्ड हो या जो वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं कि वेरिएबल, जो वेरिएबल अपन यूज़ करते हैं फंक्शंस के अंदर, जैसे इंट है, इंट बी, तो वो पैरामीटर्स हो गए। जैसे कि यहाँ पे मैं वॉइड हटा दिया इंट ए। जो पैरामीटर अपन ए और बी का पैरामीटर दे रहे हैं इसको ही वो बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ए और बी पास कर रहे हैं वो पैरामीटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। दे अलाउ फंक्शंस टू चेंज देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन सम इनपुट। तो जैसे कि मैंने बताया था वेरिएबल में कोई सी वैल्यू अपन डाल सकते हैं। तो फंक्शंस जो अपन बनाते हैं उसमें पैरामीटर देने के बाद में उसको किसी भी तरह की वैल्यू उसमें पैरामीटर के अंदर पास कर सकते हैं। तो पास द पैरामीटर वो। नेक्स्ट जो 21 आ गया आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है कि जो भी अपन ने पैरामीटर दिया था उसमें वैल्यू पास करने को, द नेम यूज फॉर द वैल्यूज गिवन टू फंक्शन। किसी भी फंक्शन को जो वैल्यू अपन प्रोवाइड कराते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट आ गया लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी क्या होती है, आपने देखा होगा कि Node.js, ASP.NET, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, सबकी अपनी अपनी लाइब्रेरी बनी हुई है। तो लाइब्रेरी क्या होगी, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट समवन एल्स रिटन एंड वेरीफाइड। ऐसे फंक्शंस और वेरिएबल्स हो गए जिसको किसी न किसी ने पहले से ही बना के या रन करा के उसको वेरीफाई किया हुआ है। तो अभी अपन जैसे इनबिल्ट जो भी फंक्शंस देखते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, राइट लाइन, ये क्या है, लाइब्रेरी से उठाए गए फंक्शन है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, रौनक सांपला। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।